हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले सेशन में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया था और आज भी हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे अपने इस सेशन में। तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। फिर हम पहुंचे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 13 तक। आज हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। वाई इज एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड एज H2L2? तो हमें बताना है कि हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को H2L2 क्यों बोलते हैं, H का क्या मतलब है और L का क्या मतलब है। तो जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, उसके वजह से ही हम उसको H2L2 के नाम से बोलते हैं। तो H का मतलब होता है हेवी चेन। जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ये वाई शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वाई शेप का स्ट्रक्चर है। तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जिसमें से 2 तो हमारे पास हेवी चेन्स हैं और 2 लाइट पेप्टाइड चेन्स हैं, यानी H2L2। और ये कनेक्टेड कैसे हैं, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के हेल्प से कनेक्टेड हैं, जो हेवी और लाइट चेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लाइट चेन यानी छोटा होगा क्योंकि लाइट वेट है, और यहाँ पे भी लाइट चेन छोटा है। जो लाइट चेन है वो एक डाइसल्फाइड ब्रिज से हमारे पास जो हेवी चेन है उससे कनेक्टेड है, और जो 2 हेवी चेन्स हैं वो मल्टीपल डाइसल्फाइड ब्रिजेस से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को H2L2 क्यों बोलते हैं। क्योंकि 4 टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमें दिख रही हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और उसमें से 2 हेवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन्स हैं। इसीलिए हम H2L2 बोलते हैं, या फिर H2L2 बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसका नाम देते हैं H2L2। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट डज द टर्म मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम मीन? तो जब आप बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी रखता है प्रीवियस पैथोजन का, कि प्रीवियस पैथोजन से अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम उसको याद रखता है, तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मेमोरी की बात कर रहे हैं आप? तो हमें ये समझाना है। जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इम्यून सिस्टम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: स्पेसिफिसिटी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स, एंड मेमोरी। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, सबसे पहली बात तो वो स्पेसिफिक है, यानी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनेगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। देन एबिलिटी है उसके हमारे इम्यून सिस्टम के पास, तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कौन हमारा खुद का बॉडी सेल है और कौन हमारे पास फॉरेन मॉलिक्यूल है, उसको डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी भी है हमारे इम्यून सिस्टम के पास। देन लास्टली जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेमोरी। Effector and memory cells, when the naive B cells and T cells come in contact with the antigen for the first time, they simultaneously produce effector cells as well as long-lived memory cells. ठीक है, तो जो हमारे पास बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, जब वो एंटीजेंस के कांटेक्ट में आते हैं पहली बार, तो व्हाट ऑल दे प्रोड्यूस, तो दे प्रोड्यूस इफेक्टर सेल्स एज वेल एज लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स। तो टी सेल्स का तो ठीक है, कुछ और मैकेनिज्म है, कुछ और टाइप्स हैं, पर जो बी सेल है, जो नाइव बी सेल है, वो जब एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो 2 टाइप के सेल्स बनाता है वो। एक तो प्लाज्मा बी सेल्स बना देता है। ये प्लाज्मा बी सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये प्लाज्मा बी सेल्स हैं, दे आर द इफेक्टर सेल्स।
और दूसरी तरफ मेमोरी बी सेल्स बनाता है। यानी ये सेल्स जो है हमारे मेमोरी में रोल प्ले करेंगे। फर्दर जब वो एंटीजन का अटैक होगा तो उसके लिए जो है हमारे पास वो हेल्प करेंगे, यानी मेमोरी रखेंगे ऑफ द प्रीवियस पैथोजन। सो दैट तो एक इफेक्टर सेल बनाया इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा बी सेल जो आगे जाके हमारे पास एंटीबॉडी बनाएगा, और दूसरा मेमोरी बी सेल बनाया जो पैथोजन की मेमोरी रखेगा इन द कमिंग फ्यूचर। So during a second contact with the same kind of antigen, the memory cells recognize it, leading to a quicker and heightened immune response. तो एक पैथोजन आया था नाइव बी सेल के बाद पास, जिसके बाद उसने प्लाज्मा बी सेल्स बनाए और मेमोरी बी सेल्स बनाए। अब ये सेम पैथोजन अगर सेकेंड टाइम इस बी सेल के पास आता है तो उसको याद रहेगा कि ये पैथोजन तो पहले भी आया था, तो अब वो क्विकर और हाइटेंड यानी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और ज्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा अगेंस्ट द सेम पैथोजन, क्योंकि इम्यून सिस्टम के पास क्या है, इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी है अबाउट द पैथोजन, सो इट विल फाइट अगेंस्ट द पैथोजन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी दैट इट हैज। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास पेशेंट है जिसको हमने एडवाइस किया है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सो अगर आप किसी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे रहे हैं तो कौन सा इन्फेक्शन हुआ होगा उसको, और हमें बताना है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम। ठीक है, सो अगर हम किसी पेशेंट को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, सो इट इज अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर that entails the combined use of various drugs that can act against retroviruses like human immunodeficiency virus. Antiretroviral नाम से ही पता चल रहा है कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट होना चाहिए, दैट इज वाई एंटी रेट्रोवायरल। सो ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसमें हम एंटी रेट्रोवायरस के अगेंस्ट ड्रग्स देते हैं, सो उसको हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो रेट्रोवायरस कौन सा है, तो हम रेट्रोवायरस जो कॉमनली इनकाउंटर करते हैं दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब जो हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है उसका क्या रोल होगा एचआईवी ट्रीटमेंट में। सो जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है तो हम वायरस के अगेंस्ट दे रहे हैं बिकॉज दिस वायरस इज अ रेट्रोवायरस, सो इट विल रिड्यूस वायरल लोड इन द पेशेंट, thus reducing the risk of transmission of HIV and prolongs the life of the patient. So आपने रेट्रोवायरस के अगेंस्ट दवाई देना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि जो हमारे पास वायरल लोड है जो द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम HIV के अंदर है पहले तो वो कम हो जाएगा, एंड ऑल्सो इट विल प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, की जो पेशेंट की का लाइफ स्पैन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिजीज उसको भी प्रोलॉन्ग कर देगा ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेशेंट को हमने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी है तो वो उसको जरूर एड्स का इन्फेक्शन हुआ होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज अ रेट्रोवायरस। सो the infection which he is suffering from is AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome, and the virus which causes it is human immunodeficiency virus which is a retrovirus। तो इसीलिए हमने पेशेंट को क्या दिया है, तो हमने पेशेंट को दिया है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। सो नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आज भी पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव नाम से पता चल रहा है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच द ह्यूमन बॉडी
का पार्टिसिपेशन हो रहा है, दैट इज क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो रहा है हमारे बॉडी में। सो अगर हमारा बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द प्रोसेस, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये सिंस चाइल्डहुड प्रेजेंट होती है हमारे अंदर, यानी हमारा बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है सिंस चाइल्डहुड। देन पैसिव इम्यूनिटी, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? सो पैसिव इम्यूनिटी है जो कि हमारे बॉडी पैसिवली, यानी कोई काम नहीं कर रहा है हमारा बॉडी इस केस में। सो दिस इज डेवलप्ड बाय एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड एंड देन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। सो इस केस में क्या करते हैं हम कि एंटीबॉडीज तो बाहर ही बनती है और बस हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी के हमारे बॉडी के अंदर। सो दे आर रेडीमेड एंटीबॉडीज। अगर आप बने बनाए एंटीबॉडीज को किसी इंसान के अंदर डालेंगे तो आप उसे एक्टिव इम्यूनिटी नहीं बोलेंगे। देन द टर्म चेंजेस टू पैसिव इम्यूनिटी, अब वो हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट कि टर्म्स का मतलब क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, एक्टिव मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पैसिव मतलब नो पार्टिसिपेशन ऑफ द बॉडी। देन व्हाट इज द डिफरेंस? So active immunity is usually permanent. It is produced by the antibodies of the host in response to direct contact with an antigen. तो ठीक है, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है दैट इज यूजुअली परमानेंट, यानी जो हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है दैट इज परमानेंट एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। जबकि पैसिव इम्यूनिटी इट लास्ट्स ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, ये परमानेंट नहीं होती क्योंकि जो एंटीबॉडीज हमने इंट्रोड्यूस किए थे बाहर से वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। सो पैसिव इम्यूनिटी लास्ट्स ओनली फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स। इट तो फ्यू वीक्स और मंथ्स तक ही रहेगी हमारे पास पैसिव इम्यूनिटीज जब तक उन एंटीबॉडीज की लाइफ है। देन So, जो active immunity है, it will produce an immunological memory. It works according to the memory stored in them. तो immunological memory कौन possess करेगा? Active immunity, क्योंकि बार बार इनकाउंटर हो रहा है एंटीजन का। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी तो डेवलप ही नहीं होगी अगेंस्ट डिजीजेस, क्योंकि बॉडी कोई काम ही नहीं कर रही है, बाहर से आप एंटीबॉडीज दे रहे हैं। सो बॉडी को क्यों याद रहेगा कि आपने बाहर से क्या, बॉडी अगर खुद बनाती तो उसे याद रहता कि हाँ मैंने ऐसा एंटीबॉडीज बनाया था पहले। देन एक्टिव इम्यूनिटी का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्योंकि आप बाहर से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का, आप अगर एक्सटर्नल इंट्रोडक्शन करेंगे बाहर से, सो इट कैन हैव साइड इफेक्ट्स। देन जो एक्टिव इम्यूनिटी है आपको पता है इसका प्रोसेस है, ये तुरंत नहीं होगी, तभी तो हमारे पास इफेक्टर सेल्स बनेंगे, मेमोरी सेल्स बनेंगे। जबकि पैसिव इम्यूनिटी तुरंत ही हो सकती है क्योंकि हम बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज, सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। सो ये था हमारे पास डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो हमने बताया कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो अब हमें ट्यूमर्स के बीच डिफरेंशिएट करना है, दैट इज बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो सबसे पहले व्हाट इज अ ट्यूमर? So tumor is a structure resulting from the uncontrolled division of the cells. तो कोई भी कहीं पे भी अगर uncontrolled division of cells हो रहा है तो उसे हम ट्यूमर बोलेंगे। एंड ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं दे आर बिनाइन, दे आर confined to the region of origin, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट एरियाज अपार्ट फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन। तो अगर एक ही साइट पे हो, confined to a particular region, so that will be a benign tumor। जबकि अगर वो spread होके different regions में जाए then it is a malignant tumor। then severity कैसे हम बताते हैं? so क्योंकि benign tumor हमारा एक ही जगह पे रहेगा तो वो less damage कराएगा क्योंकि वो कैंसर नहीं फॉर्म करेगा।
Cancer is basically when the tumor is performs two characteristics, that is invasion and metastasis. So benign tumor ना तो invasion करने में सक्षम होगा और ना ही metastasis में, so it is not cancerous. जबकि malignant tumors are more severe and cancerous. What about metastasis? So benign tumors will not show metastasis, जबकि malignant tumors show metastasis, where the cells get detached from the primary site of formation and travel to other regions of the body through body fluids. तो हमारा benign tumors जो है वो metastasis show नहीं करते, पर जो malignant tumors है वो detach हो जाते हैं from the primary site and they go and start proliferating in other sites. मतलब वो मेटास्टैसिस करवाते हैं. सो वो जाते कैसे हैं? थ्रू हेमाटोजेनस रूट एंड लिम्फेटिक रूट, दैट इज थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स वो पहुंच जाते हैं अपने जगह पे. सो what is the conclusion? that benign tumor will be confined to the area of origin. ठीक है. And then जो malignant tumor है, it is present at different regions. benign tumor तो एक ही जगह पे रहेगा, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो डिफरेंट रीजन्स पे प्रेजेंट रहेगा. अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट स्प्रेड करेगा. सो सिवियरिटी अगर हम देखें तो बिनाइन ट्यूमर की ऑब्वियसली लेस होगी, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर मोर सिवियर होगा. देन बिनाइन ट्यूमर विल नॉट शो मेटास्टैसिस, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारा जो है इट विल शो मेटास्टैसिस. So these are the criteria of difference between benign and malignant tumor, and these are the points of difference. So that is about question number 2. अब हम आते हैं question number 3 पर. Do you consider passive smoking is more dangerous than active smoking? है या active smoking ज़्यादा dangerous है, और अगर है तो क्यों है? So what is एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या है? सो एक्टिव स्मोकिंग में अगेन आप सेम कॉन्सेप्ट से अगर समझना चाहें, सो एक्टिवली जब हम स्मोक करेंगे, दैट इज वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्मोकिंग. सो इनहेलेशन ऑफ टोबैको स्मोक फ्रॉम द एंड ऑफ सिगरेट्स ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्मोकिंग. तो इनहेलेशन ऑफ टोबैको स्मोक फ्रॉम द एंड ऑफ सिगरेट कब होगा? तभी होगा जब हम स्मोक करेंगे खुद से. जबकि पैसिव स्मोकिंग इज द इनहेलेशन ऑफ टोबैको स्मोक फ्रॉम द इन्वायरमेंट. अब कोई इंसान अगर स्मोक नहीं कर रहा है, पर उसके इन्वायरमेंट में कोई और स्मोक कर रहा है, और उसके वजह से वो कहीं ना कहीं टोबैको स्मोक को इनहेल कर रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो इंसान खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, बट जो टोबैको स्मोक है वो जा रहा है उसके अंदर, तो हम उसको बोलेंगे पैसिव स्मोकिंग. So the fume that arises from the end of cigarettes is more dangerous as it does not pass a filter that the inhaled smoke during active smoking goes through. तो जो fume arises from the end of the cigarettes, तो हमें पता है कि जब हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग हो रही है, तो हमारा जो स्मोक है वो एक फिल्टर के थ्रू जा रहा है. सो दैट इज स्टिल फाइन, बट द फ्यूम जो अराइज होता है वो हमारे पास कोई भी फिल्टर के थ्रू नहीं जा रहा है. सो दैट इज मोर डेंजरस. सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पैसिव स्मोकिंग? तो जो इनहेलेशन ऑफ टोबैको स्मोक हो रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इट कैन कॉज मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स. तो चिल्ड्रन में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं और अडल्ट्स में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी ऑब्वियसली, लाइक कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, एंड इन सीवियर केसेस इट कैन इवन लीड टू लंग कैंसर. ठीक है. सो दैट इज अबाउट पैसिव स्मोकिंग. की पैसिव स्मोकिंग, तो एक्टिव स्मोकिंग तो खैर डेंजरस है ही, पर अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूम्स है वो किसी फिल्टर के थ्रू नहीं जा रहा है, तो ये आपके लिए और भी डेंजरस हो जाता है, एंड इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इट कैन आल्सो लीड टू लंग कैंसर. सो इट इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग. Then question number 4, prevention is better than cure. Comment. So prevention is better than cure, not only in the field of health and disease, but it applies to life in every way. So क्यों हम कहते हैं in the field of this, जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज
का, उसमें हम क्यों कहते हैं दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें ये बताना है. So, prevention is better than cure. The statement is found to be true because a disease usually affects the normal body functioning. But if one needs to get a cure for a particular disease, he or she needs to go for medication that has side effects on the body, such as allergy. So, जो डिजीज है, आपको आप मान लीजिए कि आपको कोई डिजीज हुआ है, तो आपका बॉडी फंक्शंस जो है वो इंटरप्ट होगा या खराब होगा, जो भी होगा. पर उसके लिए जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं फिर, तो वो जो मेडिकेशन है उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं. तो यानी डिजीज होने के बाद तो आपको और प्रॉब्लम है. ठीक है. फिर जब अ पर्सन को कोई डिजीज होता है, हिज बॉडी गेट्स वीकर एंड कैन नेवर रिकवर फुली. तो अगर छोटा मोटा कोई डिजीज है, जैसे हमारे पास कॉमन कोल्ड है, तो फुल रिकवरी हो जाती है. पर कोई ऐसा मेजर डिजीज जब किसी को होता है, तो बॉडी वीक हो जाती है और कभी भी फुल्ली रिकवर नहीं करती. ठीक है. तो दैट इज अबाउट द सेकंड पॉइंट. देन अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है, तो वो तो एक मीडियम की तरह एक्ट करेगा फॉर ट्रांसफरिंग द इन्फेक्शियस डिजीज का एजेंट. सो अगर किसी को ऐसा कोई डिजीज हुआ है जो कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है, इजिली ट्रांसमिट हो सकता है, सो वो क्या एक्ट करेगा एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग दिस डिजीज टू अ हेल्दी पर्सन. देन प्रिवेंट, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जितना हो सके कोशिश करिए कि आप डिजीज प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए. जब अगर डिजीज होगा ही नहीं, तो हमें क्योर पे ध्यान देने, क्योर के लिए स्टेप्स फॉलो जो हम करते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे. सो हमारा इन अ नटशेल व्हाट वी अंडरस्टैंड कि हमें किसी भी चीज को प्रिवेंट करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन होने के बाद उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई इंसल्ट हो गया बॉडी को तो रिकवर करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट. सो वी हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंशन मच मोर देन वी हैव टू फोकस ऑन द क्योर. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. Now we come to question number 5. Explain any 3 preventive measures to control microbial infections. अभी हम बात कर रहे थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अब इन्होंने हमसे पूछ लिया कि ठीक है, आप बोल तो रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो 3 प्रिवेंटिव मेथड्स ही बता दीजिए फॉर कंट्रोलिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. सो हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स में फॉर कंट्रोलिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. सो वी कैन अवॉइड consuming food from unhygienic places, especially during the rainy season, as it is the breeding season for insects. तो हमें unhygienic places से food को avoid करना चाहिए. But जो स्पेशली रेनी सीजन के दौरान, ऐसा नहीं कि आपको कभी भी बाहर का खाना नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सेसिव अगर आप प्रोटेक्शन करते हैं सो दैट इज ऑल्सो बैड. आपको कुछ एंटीजन एक्सपोजर मिलना चाहिए ताकि आपका बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाते रहे. सो दैट इज फॉर ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम. ठीक है. तो पर अगर रेनी सीजन है, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्टेड हो सकता है फूड, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो दैट इज द ब्रीडिंग सीजन फॉर मॉस्किटोज. तो उस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बाहर से खाएं, अनहाइजीनिक प्लेसेस से खाएं. सो दैट इज कि हम फर्स्ट ये कर सकते हैं. देन वी कैन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन यूजिंग देयर बिलोंगिंग्स टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग एयरबॉर्न डिजीजेस लाइक निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड. तो पेशेंट को डिजीज हुआ है, हमें पता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए. अगर उसको कम्युनिकेबल डिजीज है दैट कैन जो एयरबॉर्न है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो हमें पता है कि ये तो स्प्रेड कर सकता है, ये हमें भी हो सकता है. तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उससे दूरी बनाए रखें जब तक वो इन्फेक्टेड है. ठीक है. तो दैट वी कैन डू. एंड देन what at last we can maintain proper public and personal hygiene. So public places में hygiene होनी चाहिए, that is proper waste disposal, periodic disinfection of water, reservoirs and pools. These measures are particularly essential for infectious agents like ascariasis, typhoid, amoebiasis that are transmitted through food and water. So waste disposal होना चाहिए properly, disinfection of water होना चाहिए,
यानी कि पब्लिक हाइजीन ओवरऑल मेंटेन रहनी चाहिए कि हमारे पास जो एस्कैरियासिस है, टाइफॉइड है, अमीबियासिस है, ये फूड एंड वाटर से क्या हो सकते हैं, फूड एंड वाटर से फैल सकते हैं, तो हमें पब्लिक हाइजीन को ध्यान में रखना है। देन व्हाट अबाउट पर्सनल हाइजीन? सो पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स कीपिंग द बॉडी क्लीन, तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करना है, क्लीन फूड, क्लीन वेजिटेबल्स, क्लीन फ्रूट्स, सब कुछ साफ-सुथरा जो है हमें अपने बॉडी के अंदर डालना है और अपने बॉडी को भी साफ-सुथरा रखना है। सो दैट वाज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 कि कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स से माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। Then comes question number 6. In the given flow diagram, the replication of retroviruses in a host is shown. Observe and answer the following. So हमें इसको ऑब्जर्व करना है। रेट्रोवायरस ने क्या किया? वो अंदर आया हमारे बॉडी के अंदर, इट इन्फेक्टेड द नॉर्मल सेल एंड वायरल आरएनए जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इनटू द होस्ट सेल, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, देन क्या हुआ, 1 हमें फिल करना है, then viral genetic material in nucleus of the host cell and this viral DNA incorporates into host genome, then क्या हुआ, then virus comes out of the host cell and new viruses can infect other cells. So हमें सबसे पहले 1 और 2 को फिल करना है। So क्या स्टेप्स होते हैं वायरस जब इन्फेक्ट करता है हमारे सेल को? सो यहाँ पे HIV की बात हो रही है, रेट्रोवायरस। सो HIV क्या करता है, पहले मैक्रोफेज के अंदर घुसता है, फिर जो आरएनए जीनोम है HIV का, यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वो चेंज कर लेता है इनटू वायरल डीएनए। अब ये जो वायरल डीएनए है, इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल एंड इसके बाद क्या होगा, HIV uses the macrophages machinery to produce many viral particles. Simultaneously, HIV will infect T helper lymphocytes, where the production of new viral particles begins. So the progeny viruses get released into the blood by the lysis of T helper cells. New T cells are further infected, causing a decrease in the number of lymphocytes. So आप यहाँ पे देख सकते हैं, वायरल आरएनए घुसा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से वायरल डीएनए बन गया। ये जो वायरल डीएनए है हमारे होस्ट सेल के क्रोमोसोम में क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट हो गया और क्या करने लगा, न्यू वायरल पार्टिकल्स बनाने लगा और साथ ही टी सेल्स को भी अफेक्ट कर रहा है और टी सेल्स में ही जो मेन प्रोलिफरेशन है वायरस पार्टिकल्स का इनटू वायरस पार्टिकल्स वो होगा। सो क्या हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ सेल के अंदर, वायरल डीएनए बना, देन ये जो वायरल डीएनए है इट इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम एंड इससे क्या हुआ, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड एंड न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स। सो ये तो हमने देख लिया, पहला हमने 1 और 2 फिल कर लिया। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई इज द वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस? तो हम इसे रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं? सो जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस का, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। जनरली हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, पर यहाँ आरएनए से डीएनए बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए हम इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो सिंस जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूजुअली जो है डीएनए से आरएनए तक जाती है एंड देन प्रोटीन्स तक जाती है, दैट इज द सेंट्रल डॉगमा जिसको हम बोलते हैं, बट इन दिस केस इनवर्स हो जाता है, इनवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा, दैट इज in case of retrovirus backward होता है flow of information, that is from RNA से DNA बनता है, so the name is retrovirus. So since the virus does not follow central dogma, hence it is known as retrovirus. Then C है हमारे पास, can the infected cell survive while viruses are being replicated and released? तो जब इन्फेक्टेड सेल है हमारे पास और वायरस जो है रेप्लिकेट हो रहा है और रिलीज हो रहा है, तो क्या इन्फेक्टेड सेल सरवाइव कर रही है? तो नहीं, वायरस निकलेगा कैसे बाहर? सो जो वायरल डीएनए है इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए and directs the infected cells to produce viral particles.
Infected cells survive while the viruses are being replicated. This is evident as the virus uses the host cell machinery for their replication. तो जब तक वायरस रेप्लिकेट कर रहा है सेल के अंदर तब तक तो उसे जिंदा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के सेल की मशीनरी को यूज करके जो वायरस है वो रेप्लिकेट करेगा। पर जैसे ही हमारे पास रेप्लिकेशन खत्म होता है और वायरस को सेल से बाहर निकलना है तो वो बाहर निकल जाएगा सेल को रप्चर करके, एंड देन सेल की डेथ हो जाएगी। सो जब वायरसेस रेप्लिकेट और रिलीज, रेप्लिकेशन के समय रहेगा जिंदा हमारा सेल, और जब वायरस को रिलीज होना रहेगा तब तो सेल को मरना पड़ेगा। So infected cells can survive when they are being replicated, but they die when the virus particles are released. So that is about question number C. तो ये था हमारे पास question number 6 पूरा. Then we come to question number 7. Maintenance of personal and public hygiene is necessary for prevention and control of many infectious diseases. Justify the statement giving suitable examples. So हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पब्लिक हाइजीन है एंड पर्सनल हाइजीन है उसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत नेसेसरी है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। सो पहले हम आते हैं पब्लिक हाइजीन पे। सो पब्लिक हाइजीन जो है उसमें क्या मेथड्स हम करते हैं। सो बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल ही पब्लिक हाइजीन, पब्लिक यानी कि जो बाहर लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच हमारी हाइजीन के प्रैक्टिसेस हैं, दैट इंटेल्स अबाउट पब्लिक हाइजीन मेथड्स। तो उसमें सब लोग को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो क्या क्या आता है उसमें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। तो अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट नहीं करते हैं तो डिजीजेस लाइक टाइफॉइड एंड एस्केरियासिस जो है वो हो सकती हैं, बिकॉज ये कब होती हैं जब फीकल वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता प्रॉपरली। सो केयर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द फीकल मैटर। Then control of vectors. So diseases like dengue, malaria, they are spread through mosquitoes. So care must be taken to prevent stagnation of water. Vectors can be controlled periodically by using safe methods और by spraying insecticides. तो जो vector breeding places है, जैसे कहीं पे लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर है, स्टैग्नेशन हो रखा है, तो उसमें हमारे पास जो मॉस्किटोज है वो अपने एग्स देने लगेंगे। सो हमें उसको कंट्रोल करना है, तो हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूजिंग गैम्बूसिया फिश कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं टू प्रिवेंट दैट। देन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। So diseases like cholera, typhoid, amoebiasis are caused if the water and food are contaminated with pathogens. Periodic disinfection of water sources like tanks. तो जो हमारे पास फूड एंड वाटर रिसोर्सेज है उसकी भी हाइजीन मेंटेन करनी है। सो हमारा टैंक्स को पीरियोडिक डिसइंफेक्शन करना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पैथोजेंस है उनको किल करना चाहिए। और पब्लिक कैटरिंग ऑफ फूड में भी जो बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, ग्लव्स पहन के सर्व करना और फेस को कवर करना, माउथ को कवर करना, वो भी होनी चाहिए। Then personal hygiene, practicing the body, regular bath nails, then eating well cooked food and drinking clean water, then regular exercise करनी चाहिए for strengthening the immune system, and then finally immunization. That is, भले ही हमारा immune system strong है, but we have to be sure that we are fully immunized with all the vaccines. ठीक है, ये था हमारे पास question number 7. Now we come to question number 8. The following table shows certain diseases, their causative organisms and symptoms. Fill the gaps. तो गैप कहाँ कहाँ पे है? पहला गैप तो यहाँ दिख रहा है हमें, एस्केरियासिस, एस्कैरिस करवाता है, उसके सिम्टम्स बताने हैं। सो एस्केरियासिस जो एस्कैरिस करवाता है, इट इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सो फीवर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है,
ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, अनीमिया होता है एंड मस्कुलर पेन होता है. So these will come here in this blank: fever, internal bleeding, blockage of intestine, abdominal pain, anemia and muscular pain. So आप देख सकते हैं these are the symptoms of Ascaris: presence of eggs and worms in feces, blockage of intestine, then abnormal weight loss, fever, anemia, abdominal and muscle pain. Then comes the next is trichophyton से क्या होता है, and appearance of dry scaly lesions on various parts of the body. तो we know that कि जो हमारे पास trichophyton, epidermophyton और microsporum है, they cause ringworm. So the name of the disease caused by the fungus, these funguses that causes scaly lesions on various parts of the body, that is ringworm. टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमसे पूछा है. सो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. सो fever, weakness, headache, stomach pain,